तो कल आईटी का एग्जाम है और टारगेट है फुल मार्क्स लाना। सही कहा ना? बस टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। इस अल्टीमेट रिवीजन में हम लिब्रे ऑफिस राइटर के इमेजेस इन अ डॉक्यूमेंट चैप्टर को ए से जेड तक एकदम सही से डिकोड करने वाले हैं। कोई फालतू की बात नहीं, सिर्फ टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट्स, ताकि कल के पेपर में एक भी नंबर ना कटे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। फुल मार्क्स का ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले ग्राफिक्स यानी ड्राइंग्स और पिक्चर्स का फर्क, फिर शेप्स को इंसर्ट और चेंज करना, उसके बाद पिक्चर्स जोड़ना और लिंकिंग का फंडा, इमेज प्रॉपर्टीज, क्रॉपिंग, पोजिशनिंग, टेक्स्ट रैपिंग और लास्ट में ग्रुपिंग और अरेंजमेंट। मतलब बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सॉर्टेड है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और बहुत ही क्रूशल सेक्शन से, ग्राफिक्स, ड्राइंग्स बनाम पिक्चर्स। मानकर चलिए कि यहाँ से एक सवाल तो एग्जाम में पक्का छपने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर्स ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स में आते हैं आपके ऑटो शेप्स, कर्व्स और लाइंस, जिन्हें हम ड्राइंग टूल बार से बनाते हैं, एकदम खुद से ड्रॉ की हुई चीज़ें। और दूसरी तरफ है हमारी पिक्चर्स, जैसे कोई फोटो, गैलरी की इमेज या बिट मैप्स। इन्हें पिक्चर टूल बार से मॉडिफाई किया जाता है। बस इन दोनों टूल बार्स के नाम याद रख लीजिए, बेसिक्स के मार्क्स एकदम पक्के। विजुअली अगर देखें तो फ्री हैंड लाइंस, ऑटो शेप्स या ग्राफिक टेक्स्ट आर्ट, ये सब ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। वहीं जो नॉर्मल फोटोग्राफ्स या खींची गई तस्वीरें होती हैं, वो पिक्चर्स कहलाती हैं। आगे बढ़ने से पहले इस डिफरेंस को दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना है। बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, शेप्स इंसर्ट करना और उन्हें बदलना। अब देखते हैं कि इन ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को पेज पर कैसे लाते हैं और इनकी सेटिंग्स कैसे चेंज करते हैं। शेप इंसर्ट करना तो बच्चों का खेल है। टूलबार से शेप सिलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया। लेकिन रुको, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। ड्रैग करते टाइम शिफ्ट की दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। ये पॉइंट एमसीक्यू या फिर इन द ब्लैंक्स में बार बार पूछा जाता है। शिफ्ट दबाने से आखिर होता क्या है? शेप का विड्थ टू हाइट रेशियो, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात एकदम परफेक्ट रहता है। वो स्ट्रेच या खराब नहीं होता। अब अगर इन शेप्स में कुछ रंग भरना हो या आउटलाइन बदलनी हो तो क्या करेंगे? इसके लिए 2 मैजिक टूल्स हैं। आउटलाइन या बॉर्डर के लिए लाइन टैब यूज होता है और अंदर का कलर या पैटर्न बदलने के लिए एरिया टैब का इस्तेमाल किया जाता है। बस इतना याद रखना है कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स की सारी फॉर्मेटिंग इन्हीं 2 डायलॉग बॉक्स से होती है। आ गए हम सेक्शन 3 पर, पिक्चर्स जोड़ना और लिंकिंग। शेप्स की बात हो गई, अब बाहरी पिक्चर्स पर फोकस करते हैं। थ्योरी के नज़रिए से ये बहुत ही हाई स्कोरिंग एरिया है। डॉक्यूमेंट में पिक्चर लाने के मेनली 4 तरीके हैं। पहला, इंसर्ट मेन्यू में जाकर इमेज सेलेक्ट करना। दूसरा, टूल से गैलरी ओपन करना। तीसरा, सीधे माउस से ड्रैग और ड्रॉप कर देना। और चौथा, अपना एवरग्रीन कॉपी और पेस्ट। इन चारों को एकदम रट लीजिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में ये सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अलर्ट, यहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर्स का फेवरेट सवाल है, एम्बेडिंग और लिंकिंग में क्या फर्क है? बहुत ही सिंपल है। एम्बेडिंग का मतलब है इमेज को डॉक्यूमेंट के अंदर ही परमानेंटली सेव कर लेना। इससे क्या होगा? फाइल का साइज भारी हो जाएगा। और लिंकिंग में इमेज डॉक्यूमेंट के अंदर सेव नहीं होती, बल्कि बाहर की किसी फाइल से जुड़ी रहती है। इससे आपकी मेन फाइल का साइज एकदम छोटा और हल्का रहता है। इस फंडे को भूलना नहीं है। इसलिए इंसर्ट इमेज वाले डायलॉग बॉक्स में सबसे नीचे जो लिंक वाला छोटा सा चेक बॉक्स है, उसे हमेशा ध्यान में रखिए। जब भी फाइल साइज को बढ़ने से रोकना हो, बस इसी चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, इमेज प्रॉपर्टीज और क्रॉपिंग। ये वाला हिस्सा एक एक नंबर वाले सवालों के लिए एकदम परफेक्ट खजाना है। प्रॉपर्टीज पैन में हमें इमेज चेंज करने के कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ब्राइटनेस से चमक कम ज्यादा होती है, कंट्रास्ट से कलर्स का डिफरेंस सेट होता है। इसके अलावा कलर मोड होता है, जहां ग्रे स्केल या ब्लैक एंड व्हाइट चुना जा सकता है, और ट्रांसपेरेंसी से इमेज को पारदर्शी बनाया जा सकता है। इन सारे टर्म्स का बेसिक काम एकदम क्लियर रखना है। अब इस डेफिनेशन को तो घोट कर पी जाइए। वाटरमार्क, ये असल में होता क्या है? ये एक हल्का ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट या लोगो होता है जो पेज के बैकग्राउंड में रहता है। इसका मेन काम है डॉक्यूमेंट की पहचान बताना या उसे कॉपी होने से बचाना। और कमाल की बात यह है कि ये इतना हल्का होता है कि इसके ऊपर लिखा हुआ नॉर्मल टेक्स्ट बिल्कुल आराम से पढ़ा जा सकता है। इसी तरह क्रॉपिंग की डेफिनेशन भी बहुत स्पेसिफिक है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि क्रॉपिंग का मतलब इमेज का कोई भी हिस्सा काट देना है,
पर नहीं, एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए तो लिखना होगा कि ये इमेज की बाउंड्री यानी बाहरी किनारे से शुरू करके अनचाहे हिस्सों को हटाने की प्रोसेस है। ये बाउंड्री वाला वर्ड ही आपको पूरे नंबर दिलाएगा। प्रैक्टिकली देखें तो जैसे ही हम क्रॉप टूल सिलेक्ट करते हैं, इमेज के कोनों और किनारों पर छोटे छोटे क्रॉप हैंडल्स बन जाते हैं। बस इन्हीं हैंडल्स को अंदर की तरफ खींचना होता है और इमेज किनारों से कटनी शुरू हो जाती है। थ्योरी और प्रैक्टिकल एकदम मैच हो गए ना? अब आता है इस पूरे रिवीजन का सबसे दमदार हिस्सा, सेक्शन 5, पोजीशनिंग और टेक्स्ट रैपिंग। पूरे चैप्टर में यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो पूरा फोकस यहीं रखना है। ऑप्शंस रटने से पहले ये समझना जरूरी है कि टेक्स्ट रैपिंग आखिर भला क्या है। सिंपल भाषा में कहें तो अगर एक ही पेज पर कोई फोटो भी है और कुछ लिखा हुआ भी है, तो वो टेक्स्ट उस फोटो के अगल बगल से कैसे गुजरेगा, बस इसी रिश्ते को, इसी फ्लो को टेक्स्ट रैपिंग तय करता है। यहाँ कई सारे रैप ऑप्शंस हैं, जैसे नन में टेक्स्ट इमेज के ऊपर या नीचे रहता है, साइड में नहीं जाता। थ्रू में टेक्स्ट सीधा इमेज के ऊपर से निकल जाता है। लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या फंसाता है? पैरेलल और ऑप्टिमल के बीच का अंतर। इसे ऐसे याद रखिए, पैरेलल में टेक्स्ट इमेज के दोनों तरफ बराबर होता है, लेकिन ऑप्टिमल थोड़ा स्मार्ट है। वो टेक्स्ट को सिर्फ उसी तरफ भेजता है जहां इमेज के बाद कम से कम 2 सेंटीमीटर की खाली जगह हो। सॉफ्टवेयर में इन सब ऑप्शंस के लिए अलग अलग आइकन्स होते हैं। इन आइकन्स को ध्यान से देखने पर ही समझ आ जाता है कि टेक्स्ट की लाइनें इमेज के पहले हैं, बाद में हैं या उसके आर पार जा रही हैं। एग्जाम में दिमाग में इन तस्वीरों को इमेजिन करना बहुत काम आएगा। एक और टेक्निकल टर्म है एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब है इमेज को डॉक्यूमेंट के किसी खास हिस्से, जैसे किसी पैराग्राफ या कैरेक्टर के साथ एक तरह से बांध देना। मान लीजिए इमेज को पैराग्राफ से एंकर कर दिया, तो जब पैराग्राफ ऊपर नीचे खिसकेगा, इमेज भी उसके साथ साथ चलेगी। इससे एडिटिंग करते वक्त इमेजेस इधर-उधर नहीं भागती। और अब हम आ गए हैं अपने सिलेबस के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 6, ग्रुपिंग और अरेंजमेंट। यहाँ हम सीखेंगे कि एक साथ बहुत सारी इमेजेस को कैसे हैंडल करना है। जब पेज पे 10-12 अलग-अलग शेप्स हों, तो उन्हें एक-एक करके खिसकाना तो बहुत बड़ा सिरदर्द है। इसका सल्यूशन है ग्रुपिंग। सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर दो, फिर वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बर्ताव करेंगे। और अरेंजमेंट का यूज तब होता है जब इमेजेस एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रही हों। ब्रिंग टू फ्रंट से कोई भी इमेज सबसे ऊपर आ जाएगी और सेंड टू बैक से वो बाकियों के पीछे छिप जाएगी। बहुत ही लॉजिकल है। तो बस रिवीजन खत्म करने से पहले एक फाइनल एग्जाम चेक खुद से पूछिए, लिंकिंग और एम्बेडिंग के बीच का मेन डिफरेंस क्या है और इससे फाइल के साइज पर क्या असर पड़ता है। अगर इसका जवाब दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, तो समझ लीजिए कल के एग्जाम की तैयारी एकदम सॉलिड है। सारे कॉन्सेप्ट्स हमने ए से जेड तक डिकोड कर लिए हैं। फुल मार्क्स लाना अब बिल्कुल पक्का है। कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।